हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग को पता होगा जैसे कि SKMU में जो सेमेस्टर 2 है उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। 19 तारीख से एग्ज़ाम है। इंटरनल एग्ज़ाम भी बहुत सारे कॉलेजों में स्टार्ट हो गया है। तो आज उन सभी के लिए वीडियो है जिनका भी मेजर पेपर के रूप में हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज पूरा कंप्लीट हम लोग इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कंप्लीट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। यदि आप और भी कोई ऑनर्स से हैं, पॉलिटिकल से, उसका वीडियो अपलोड करके रखें, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इसके अलावा और भी जो अदर कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट लिए हैं उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप जाकर के ज़रूर उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज हिंदी वालों के लिए ये वीडियो है। देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें टोटल हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ने हैं। ये 4 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। इसमें सेकंड यूनिट में रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनका काव्य पढ़ना है। तीसरा में आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है और चौथा में आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं उनका काव्य को पढ़ना है। ठीक है, ये 4 टोटल यूनिट आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 के लिए। और इन चारों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिया गया है कि रीतिकाल से आप क्या अभिप्राय है। रीतिकाल से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों का वर्णन करना है। तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद जो आने वाला है काल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। इसका जो समय है लगभग 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार, रस, नायिका भेद, अलंकार, रस और काव्य शास्त्र पर आधारित रचनाएं लिखी है। तो याद रखना है कि इस काल में कवियों ने क्या क्या रचना किया था, ये काल कब आया था। ठीक, और इस कारण से श्रृंगार काल, और इसी कारण से इसे हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं। अगला देखते हैं अर्थ। अर्थ तो बता ही दिए। ठीक, क्या है, रीति का अर्थ होता है काव्य की रचना, काव्य रचना की पद्धति या शैली। जिस काल में कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार काव्य लिखा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। इसका अगर मुख्य विशेषता का बात करेंगे तो मुख्य विशेषता इसका क्या है, एक सेकेंड देखिए, अगर इसका मुख्य विशेषता का बात करेंगे तो मुख्य विशेषता इसकी क्या है, रीतिकाल की पहला जो विशेषता है वो है श्रृंगार की रस की प्रधानता। इसमें सबसे ज़्यादा किसको प्रधानता दिया गया है, श्रृंगार रस को। ठीक है, जिसमें सौंदर्य और नायक नायिका के संबंधों का वर्णन भी मिलता है। अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है रीतिकाल में। नायिका भेद का वर्णन किया गया है। जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। राजाश्रय का परंपरा लिखा गया है। इसके अलावा और भी देखेंगे तो काव्य शास्त्र का महत्व लिखा गया है। इसमें विषय वस्तु की सीमितता को भी लिखा गया है। और इससे आगे अगर देखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है इसमें, तो प्रवृत्ति का बात करेंगे तो श्रृंगार का विस्तृत वर्णन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया गया है। नायिका भेद का चित्रण किया गया है। अलंकारों को प्रधानता दिया गया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण भी किया गया है इसमें रीतिकाल में। राजाओं का प्रशंसा किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य शास्त्र के नियमों का पालन भी किया गया है। इसके अलावा अगर निष्कर्ष देखेंगे इससे तो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। इस युग में श्रृंगार, सौंदर्य और काव्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसे केशवदास, बिहारी और भूषण इस काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल ने हिंदी साहित्य को समृद्ध और आकर्षक भी बनाया था। हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया था, रीतिकाल ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन करना है। रीतिकाल समझ गए, रीतिकाल में सामाजिक विस्तार समझेंगे हम लोग, सांस्कृतिक समझेंगे और राजनीतिक समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका भूमिका क्या है। भूमिका हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो काल रहा है वो 1700 से 1900 ईस्वी तक इसको माना जाता है। इस काल में मुगल साम्राज्य के पतन हो चुका था। अनेक रियासतों का उदय हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल था ये।
बहुत ज़्यादा समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। इस समय की परिस्थितियों का जो गहरा प्रभाव पड़ा वो सबसे ज़्यादा साहित्य पर भी पड़ा। इसीलिए रीतिकाल काव्य मुख्य रूप से श्रृंगार, अलंकार, नायिका भेद और राजाश्रय से प्रभावित दिखाई देता है। अगर रीतिकाल का पृष्ठभूमि का बात करेंगे तो पहला पृष्ठभूमि इसमें क्या है, पहला पृष्ठभूमि जो है आपका वो सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि में इस काल में का जो समाज है जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और रूढ़ियों से ग्रस्त था। इस समय जात पात बहुत ज़्यादा देखा जाता था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का अभाव था। समाज में पाखंड, अंधविश्वास जो था, ब्रह्मचार बहुत अधिक फैला रखे थे ब्रह्मचारी लोग, बहुत ज़्यादा पाखंड था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। आम जनता गरीबी और अशिक्षा से पीड़ित था, जबकि राजा महाराजा जो सामंत लोग थे उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। कुल मिलाकर समाज में असमानता, शोषण और भेदभाव बहुत ज़्यादा प्राप्त था। इसके अलावा अगर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो इस काल में भारतीय संस्कृति पर मुगल जो थे, मुगल और पाश्चात्य जो यूरोपीय थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। दरबारों में नृत्य, संगीत, चित्रकला और विलासिता को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। भक्ति आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता उसका बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। उसके जगह श्रृंगारिक एवं लौकिक विषयों का प्रचलन बढ़ने लगा। भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। इसके अलावा अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद इत्यादि काव्य शास्त्रीय तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये था इसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगर इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि का बात करेंगे तो समाज, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। अनेक छोटे छोटे राज्यों और रियासतों का उदय होने लगा जहां राजा और सामंत स्वतंत्र हो गए। ये राजा और सामंत ऐश्वर्य, विलासिता और सुख साधनों में क्या थे, लीन रहते थे। बाकी चीज़ों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। आगे देखते हैं। अगर संक्षेप में इसका बात करेंगे तो संक्षेप में अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा समझिए। रीतिकाल पृष्ठभूमि में सामाजिक असमानता था, सांस्कृतिक मिश्रण था, राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख था। पर इन परिस्थितियों में कवियों ने दरबारों में आश्रय पाकर श्रृंगारिक, अलंकारिक और काव्य शास्त्रीय रचनाएं की। इसीलिए रीतिकाल को दरबारी और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। निष्कर्ष में भी वही चीज़ें लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त काव्य धाराओं का परिचय देते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करना है। रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है एवं रीति मुक्त क्या है, इसका परिचय लिखना है और उसमें से अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिएगा। ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये तीनों है क्या, पहले समझ लेते हैं। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य आधार जो है रीति अर्थात काव्य की रचना की पद्धति और काव्य शास्त्र रहा है। इस काल में कवियों की रचना शैली जो है लक्ष्य और विषय वस्तु के आधार पर काव्य धारा को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक। एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों में से अपनी अलग अलग ही अपना विशेषता है तीनों का। तो पहला जो विशेषता है वो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, रीतिबद्ध के बारे में। तो इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों को रीति के अनुसार काव्य की रचना की। इसमें जो रचना हुआ वो रीति के अनुसार किया गया, ठीक है। जो नियम पहले से चलते आ रहे थे उनके अनुसार से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था काव्य के नियमों में रस, अलंकार, छंद इत्यादि का चित्रण करना था। तीसरा देखेंगे, इन कवियों ने मुख्यतः श्रृंगार, रस, नायिका भेद और अलंकारों का अधिक वर्णन किया। और इसमें से भाषा का जो मुख्य उपयोग किया गया वो मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें जो प्रमुख कवि थे केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी थे। और जो प्रमुख ग्रंथ था केशवदास की रसिका प्रिया और कवि प्रिया को देखा गया। इसके अलावा अगर रीति सिद्ध काव्य धारा का बात करेंगे तो इस धारा के कवि काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे। काव्य शास्त्र का इन लोगों को ज्ञान था। उन्होंने रीति को अच्छी तरह समझकर काव्य का रचना किया। रीति को भी बहुत अच्छा से जानता था और काव्य शास्त्र का भी लोग ज्ञाता था। इनका उद्देश्य
केवल नियम बताना ही नहीं बल्कि उसका सुंदर एवं सफल प्रयोग करना भी था। मतलब थोड़ा डेवलप हो चुका था, इसीलिए उसको रीति सिद्ध काव्यधारा नाम दिया गया। इन रचनाओं के में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति, वीर रस इत्यादि का भी सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें भी ब्रज भाषा को दिया गया। जो प्रमुख कवि थे वो बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव इत्यादि थे। और जो प्रमुख ग्रंथ था वो बिहारी की सतसई था। अगर रीति काव्य का बात करेंगे तो रीति काव्य में काव्य शास्त्र के बंधनों का पालन नहीं किया गया। ठीक, जो नियम कानून लगा था पहले, उन नियमों का ज़्यादातर ये लोग पालन नहीं किया गया है। इन्होंने अपने दृश्य की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया। जो देखा गया उसी को भावनाओं के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त किया गया। इनकी रचनाओं में भक्ति, विरह, नीति, वीर रस इत्यादि विषय मिलते हैं। इनमें सहजता, स्वाभाविकता और भावों की सच्चाई प्रमुख है। इसमें भी जो प्रमुखता दिया गया वो भाषा में से ब्रज भाषा को दिया गया। प्रमुख जो कवि थे यहाँ पर वो घनानंद थे, आलम थे, बोधा थे, ठाकुर थे। और जो प्रमुख ग्रंथ था वो घनानंद के मुस्तक और इत्यादि था। तीनों में अंतर लिखा हुआ है, अब एक बार अंतर जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर ही पूछा गया था क्वेश्चन में, समानता पढ़ लिए थे हम लोग। अगला देखेंगे, रीति काल में काव्य में श्रृंगार रस का स्वरूप एवं महत्व स्पष्ट करना है। ठीक है, रीति काल में जो काव्य है उसका श्रृंगार रस का स्वरूप कैसा है वो समझेंगे हम लोग। तो रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल का अधिकतर कार्य श्रृंगार रस पर आधारित है। कवियों ने नायक नायिका के प्रेम, उनके मिलन, वियोग, सौंदर्य वर्णन तथा प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। इसीलिए श्रृंगार रस रीति काल की आत्मा भी है। श्रृंगार रस ने क्या अभिप्राय है समझिए। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। जब यह भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस स्वरूप हो जाता है तब इसे श्रृंगार रस भी कहते हैं। रीति का विषय क्या है, नायक और नायिका। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस का स्वरूप क्या है, तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, नायिका भेद का विस्तार, सौंदर्य वर्णन, प्रकृति और प्रेम का संबंध। इसके अलावा अलंकारों का भी प्रयोग देखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो रीतिकालीन कवियों द्वारा श्रृंगार रस का चित्रण भी किया गया है। रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस का महत्व भी लिखा गया है। ठीक, जिसमें केशवदास, बिहारी, भूषण, इन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर। केशवदास का जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषता का वर्णन करना है। केशवदास के बारे में देखिए, सभी क्वेश्चन को उतना डिटेल में अगर एक्सप्लेन करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो हम ऊपर आपको हेडिंग समझा देते हैं। भूमिका में देखेंगे कि रीतिकाल के जो प्रमुख कवियों में से केशवदास का नाम जो है वो अत्यंत आदर सूचक से लिया जाता है। उन्हें रीतिकाल का पितामह भी कहा जाता है, केशवदास को। और समझ लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तथा काव्य कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इसके अलावा संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे केशवदास का, तो इसका जन्म 1555 में हुआ था। ठीक, लगभग में 1498 लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ओरछा में हुआ था इसका जन्म। इसके अलावा इसका मृत्यु कब हुआ, 1617 में। ठीक, ये लिखा गया है। ब्रज भाषा में अनेक ग्रंथों का रचना इन्होंने किया। केशवदास के जो साहित्यिक विशेषताएं थी वो क्या था, तो रीतिकाल में प्रवर्तक माना जाता है इसको। काव्य शास्त्र का सरल प्रस्तुतिकरण किया। श्रृंगार रस की प्रधानता इसको मिला, भाषा शैली का मिला। इसके अलावा जो नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किया, राजाश्रय प्राप्त कवि था ये। विविध काव्य विधाओं में से रचना किया था। ग्रंथों की वैचारिकता को ध्यान दिया गया था इस पे। निष्कर्ष देखो, प्रमुख कृतियाँ क्या क्या कृति इन्होंने लिखा था वो भी लिखा गया है। इसके अलावा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष भी इसमें लिखा। वहाँ इसके अलावा बिहारी का जीवन देखेंगे। केशवदास के बाद बिहारी का है। उनके जो काव्य है उसका प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। तो बिहारी जो है, इनकी प्रमुख कृति बिहारी सतसई है।
इनका बिहारी जो है हिंदी साहित्य के अमर रत्नों में से एक माना जाता है बिहारी को, ठीक है। इनका पूरा नाम बिहारी लाल था। इनका जन्म लगभग 1595 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जन्म कहाँ था इसका? ग्वालियर में हुआ था। ये आमेर के राजा जयसिंह के दरबार में रहे और बिहारी स्वभाव से शांत, विनम्र और प्रभावशाली था। इन्होंने कम शब्दों में गहरी बात कहने की अद्भुत कला दिखाई। इनकी एकमात्र अमर कृति बिहारी सतसई है, जिसमें 700 से के लगभग दोहे संकलित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, दोहा, छंद है, श्रृंगार रस है, नायिका भेद है, भाषा शैली है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, प्रकृति चित्रण है, ठीक है, लोक जीवन का चित्रण है, ये सब लिखा गया है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, एक बार नोट्स आप ले लीजिएगा हमसे, पूरा डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हिंदी है, एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ के चले जाइए और लिख लीजिएगा, ठीक है। भूषण का जीवन, इसके बाद भूषण के बारे में लिखा गया है कि उनका वीर रस प्रधान काव्य धारा का मूल्यांकन करना है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में भूषण का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य में वीरता, देशभक्ति, स्वाभिमान और धर्म रक्षा की भावना का अद्भुत चित्रण किया। उनका काव्य ओज, उत्साह और प्रभावशाली से युक्त है। भूषण का पूरा नाम क्या है? भूषण त्रिपाठी था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तिकवापुर, जो कानपुर के निकट माना जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं भी है। वीर रस प्रधानता, ओजपूर्ण भाषा, छंद योजना, ऐतिहासिकता, युद्ध चित्रण, राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने अपना किताब लिखा था और अपना अलंकार, छंद जो है उसको प्रस्तुत किया था। इसकी प्रमुख कृतियां लिखी गई है। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, भूषण सतसई, ठीक, ये सभी इसकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा केशवदास बिहारी भूषण के से तीनों का तुलना करना है, तो तीनों को पढ़ लीजिए, तीनों को लिख दीजिए, तुलना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। जो आधुनिक काल है उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। इस समय भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है। अंग्रेजी शासन के बाद पाश्चात्य जो शिक्षा है, वैज्ञानिक सोच है और समाज सुधार आंदोलन के कारण समाज में नई चेतना का विकास हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर बहुत ज़्यादा पड़ा। आधुनिक काल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, अंग्रेजों के शासन का प्रभाव रहा, शिक्षा का प्रसार, समाज सुधार का आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का विकास, महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये सब देखने को मिला। आधुनिक काल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी वो भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण माना जाता है, ठीक है। धर्म और आध्यात्म की नई व्याख्या, कलाओं और विज्ञानों का विकास, सांस्कृतिक एकता की भावना, भारत भाषा और साहित्य में परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अगर वर्णन करेंगे तो साहित्यिक वर्णन में से जानते हो कि 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये चला था। इस काल में हिंदी साहित्य में अनेक प्रवृत्तियां विकसित हो गई, जिन्होंने साहित्य को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। इसी में से प्रवृत्तियों में से समाज सुधार भी चला, राष्ट्रीय चेतना भी चला, यथार्थवाद भी चला, नारी चेतना भी चला, प्रगतिवाद भी चला। तो जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में से लिखा गया है कि समाज के बारे में भी चला, राष्ट्रीय चेतना के प्रति भी चला, नारी चेतना, मानवतावादी, भाषा शैली, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, छायावादी प्रवृत्ति, विविधतापूर्ण प्रवृत्ति, इन सभी के बारे में प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। अगला है 11 नंबर, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन करना है। अभी के समय में जो साहित्यिक है उससे उनका वर्णन करना है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है और 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। इस काल में हिंदी साहित्य में अनेक प्रवृत्तियों का विकास हुआ, वही चीज़ें लिखा गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ें, सेम टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ से फिर नया क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा इस सबसे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान का वर्णन करना है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक, नाटककार, पत्रकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक तथा भारतेंदु युग का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा
और साहित्य को एक नई दिशा प्रदान किया। जीवन परिचय का बात करेंगे तो इसका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी काशी में हुआ था। पिता जो थे इनके बापू गोपाल चंद्र थे, जो स्वयं कवि थे। बचपन से ही उन्हें हिंदी, संस्कृति, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा था। कम आयु में ही इन्होंने कविता, नाटक, पत्रकारिता क्षेत्र इत्यादि में काम करना शुरू कर दिया था। इनका जो निधन हुआ, मृत्यु हुआ, वो 6 जनवरी 1885 में हो गया था, केवल 34 वर्ष की आयु में ही। इसका प्रमुख रचना का बात करेंगे तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, ये सब इसका प्रमुख रचना है। साहित्य में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। हिंदी भाषा में, पत्रकारिता में, नाटक और गद्य विकास में, राष्ट्रीय चेतना में, समाज सुधार में, भाषा शैली में भी दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय एवं लिखना है कि उसका काव्य विशेषता क्या है। तो समझिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है हरिओद आधुनिक हिंदी साहित्य के ये भी प्रसिद्ध कवि थे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यों में से गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी थी तथा खड़ी बोली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। जीवन परिचय, जन्म इसका 15 अप्रैल 1865 में हुआ, निजामाबाद आजमगढ़ में। पिता पंडित भोलानाथ उपाध्याय। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। कुछ समय तक सरकारी सेवा में रहे, फिर साहित्य सृजन में लग गए। 16 मार्च 1947 में इसका मृत्यु हो गया। इसकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो क्या क्या है? प्रिय, प्रवास, वैदही वनवास, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून और कर्मवीर। इसके अलावा अगर इसका हरिओद का प्रमुख काव्य में देखेंगे विशेषता, तो राष्ट्र प्रेम में देखा गया, आदर्शवाद में देखा गया, प्रकृति चित्रण में देखा गया, भाषा शैली में देखा गया, रस और अलंकार में देखा गया। इन सभी चीज़ों में इन्होंने अपना काम किया। अगला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एवं हिंदी साहित्य में उसका योगदान क्या था। तो मैथिली शरण जो थे गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता, नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति और सामाजिक चेतना का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। जीवन परिचय का बात करेंगे तो इसका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था, चिरगांव में, झांसी जो उत्तर प्रदेश में है। पिता जो थे इनके सेठ रामचरण गुप्त थे। प्रारंभिक शिक्षा इसका भी घर पर हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में उनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास हुआ। और इसका निधन कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1964 को। इसकी जो प्रमुख रचनाएं थी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, ये सब इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य में योगदान कहाँ कहाँ दिए इन्होंने? तो राष्ट्र प्रेम का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का चित्रण किया, खड़ी बोली का विकास किया, नारी सम्मान का किया, सरल भाषा शैली किया, समाज सुधार में किया। इसके अलावा जो लास्ट प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिओद का मैथिली शरण गुप्त के काव्य का तुलना करना है। तो जब तीनों के बारे, चारों के बारे में आप पढ़ लिए तो इसका तुलना करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उनका जीवन के बारे में तुलना कर लीजिए या फिर उसका जो साहित्य है, साहित्य के बारे में तुलना कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि SKMU से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट होगा या फिर कोई भी मान लीजिए अपडेट होगा, उस अपडेट को इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा।